चंद्र संबंधी मान्यताएं कितनी वास्तविक, कितनी अवास्तविक। रजनीपति चंद्रमा कभी रात्रि की देवी चंद्रमुखी का दीप्तिमान चेहरा भी माना जाता था। राम उसे खिलौना समझते थे और पाने के लिए मचलते थे। कृष्ण की चंद्रमा पाने की बालहट को शांत करने के लिए पानी में उसकी छवि दिखाकर किसी प्रकार उन्हें बहलाया गया था। चंद्रमा में बड़े बड़े क्रेटर, गड्ढे 33,000 के लगभग हैं। इनके अलावा छोटे खड्ड अगणित हैं। उनमें पाए जाने वाले पदार्थों को देखते हुए वैज्ञानिक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा कभी पूर्ण ग्रह रहा है। उस पर कभी कोई विकसित सभ्यता भी रही है। उसके निवासियों ने अणु युद्ध छेड़ा है। फलतः वहां का समस्त वायुमंडल और जल वैभव उड़कर अंतरिक्ष में छितरा गया। गुरुत्वाकर्षण भी घट गया। फलतः पृथ्वी ने उसे अपनी कक्षा में घसीट लिया और वह परिक्रमा करने वाला नगण्य सा उपग्रह मात्र बनकर रह गया। उस पर लानत की तरह उल्काएं बरसने लगी। इसी से उसकी सतह खाड़ खड्डों से भर गई। वायुमंडल बना रहता तो उल्काएं उसमें प्रवेश ना कर सकती और कम से कम सतह तो समतल बनी ही रहती। मोटे रूप में सरसरी दृष्टि से देखने पर चंद्रमा की संरचना ऐसी प्रतीत होगी जिसे हम निरर्थक और उपहासास्पद कह सकते हैं। पर जब गहराई में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो उस निरर्थकता के भीतर भी बहुमूल्य सार्थकता दृष्टिगोचर होती है। जीवन की तरह चंद्रमा की ऊपरी सतह निराशाजनक है, पर बारीकी के साथ गहराई में प्रवेश करने पर न चंद्रमा निस्सार है और न मानव जीवन ही। दोनों के ही अंतराल में बहुमूल्य संपदाएं छिपी पड़ी हैं। चंद्रमा रसायनों और खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न है। साइंस पत्रिका में प्रकाशित अन्वेषणकर्ताओं के अनुसार उसमें सिलिकॉन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि रसायनों का बाहुल्य है। और खनिजों में तांबा, लोहा, कोहेनाइट, स्केवराइट, पोटाश, फ्लेस्पार, क्वार्ट्ज, स्पाइनेट, रूटाइल, ट्राइलाइट, एपेटाइट, पायरोक्नीन, इल्मेनाइट, ओलोवाइन, ट्रिडिनाइट आदि प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। चंद्र से लाई गई धूल का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने बताया है कि वह अपनी मिट्टी की अपेक्षा कहीं अधिक उपजाऊ है। उस पर फसलें जल्दी और ज़्यादा उगेंगी। उस मिट्टी से उपजे पौधों में कीड़े लगने का भी डर नहीं है। चंद्रमा पूरी तरह मरा नहीं है। उसकी ऊपरी सतह ही निर्जीव हुई है। भीतरी परतों में अभी वैसी ही ऊष्मा और क्षमता मौजूद है जैसे कि पृथ्वी की भीतरी परतों में। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि वहां अभी भी ज्वालामुखी फूटते हैं और अपने ढंग का लावा उगलते हैं। चंद्रमा समुद्र जल को प्रभावित करके जिस प्रकार ज्वार भाटे उत्पन्न करता है, उसी तरह वह पृथ्वी की चमड़ी को भी खींचता है और वनस्पतियों को झकझोरता है। पूर्णिमा को पृथ्वी का फुलाव 1 इंच अधिक मोटा हो जाता है और उस दिन वनस्पतियों के बढ़ने तथा फूलने के सामान्य क्रम में काफी बढ़ोतरी रहती है। मनुष्यों की शारीरिक मानसिक स्थिति पर चंद्रमा का प्रभाव भी पड़ता है। मस्तिष्क और रीढ़ उसके प्रभाव को अधिक खींचते हैं। पुरुषों में अमावस को और स्त्रियों में पूर्णिमा को अक्सर आवेश की मात्रा बढ़ जाती है।
इन्हीं दिनों उनके उन्माद अधिक उभरते देखे गए हैं। कोई अपने सौंदर्य को देख समझ नहीं पाता। हर किसी को दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमें चंद्रमा अमृत वर्षा करने वाला परम सौंदर्य का मनोरम प्रतीक मालूम पड़ता है और अपनी धरती धूल मिट्टी की बनी बेकार और ऊबड़ खाबड़ लगती है। चंद्रमा पर जाकर देखने वालों को वहां की स्थानीय स्थिति पूर्णतः कुरूप और अवांछनीय प्रतीत होती है, किंतु उदय हुई पृथ्वी ऐसी लगती है मानो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, सबसे रंगीन और अत्यंत शोभा सुसज्जा युक्त एकमात्र केवल वही है। चंद्रमा से संपूर्ण आकाश घना काला दिखता है। तारे बहुत ही चमकदार दिखते हैं। हमें चंद्रमा जितना चमकदार दिखता है, चंद्र तल से पृथ्वी उसकी तुलना में 20 गुनी अधिक चमकदार दिखाई पड़ती है। हमें चंद्रमा जितना बड़ा दिखता है, उसकी तुलना में चंद्रमा पर से देखने पर पृथ्वी 4 गुनी अधिक बड़ी दिखती है। चंद्रमा का एक दिन इतना बड़ा होता है जितने कि 15 दिन। दिन रात को मिलाकर हमारा एक महीना पूरा हो जाता है। हमें चंद्रमा पर सिर्फ कुछ काले धब्बे दिखते हैं, पर चंद्र तल से महाद्वीपों के भूखंड, समुद्र, रेगिस्तान, पर्वत, हरियाली, नदियां, बादल, बर्फ, आंधी, तूफान आदि की स्थिति भली भांति देखी जा सकती है। स्थानीय विशेषताओं के अनुरूप कई प्रकार के रंगों का हल्का गहरा उभार भी दिखता है। पृथ्वी पूरे रंगीन चित्र जैसी गोलमटोल और हलचलों से भरी हुई दिखाई पड़ती है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हेराल्ड सी उरे का कथन है कि सूर्य के विस्फोट से छितराए हुए पदार्थ उसके ग्रह परिवार का निर्माण किया करते हैं। उसी में से कुछ बचा हुआ पदार्थ पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगा और वह चंद्रमा बन गया। चंद्रमा पृथ्वी का टुकड़ा नहीं, वरन सूर्य का बेटा है। डॉक्टर उरे द्वारा चंद्र संबंधी शोध ग्रंथ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ मून में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि चंद्रमा वस्तुतः पृथ्वी का जुड़वा भाई और एक स्वतंत्र ग्रह है, जो अपने छोटे अस्तित्व के कारण और परिस्थितियों के दबाव से पृथ्वी का परिक्रमाकारी भृत्य बन गया है। छितराव में क्षुद्रता ही पल्ले पड़ती है और स्थिति दयनीय होकर रह जाती है। बड़ा ग्रह जब भरा पूरा और एक था तो उसका स्थान सौरमंडल में दूसरे नंबर पर था, पर जब वह छिटक कर टूटकर बिखर गया तो उसके अवशेष क्षुद्र ग्रहों की उपहासास्पद स्थिति में चक्कर काट रहे हैं और चंद्रमा पृथ्वी का भृत्य होकर रह गया है। यदि चंद्रमा को स्वतंत्र ग्रह भी माना जाए तो भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हर किसी को अपनी सत्ता सुविकसित करनी चाहिए। पिछड़ेपन की स्थिति में पड़े रहना किसी न किसी की पराधीनता के चंगुल में जकड़े बिना नहीं रह सकता। पिछड़े अफ्रीकनों को गोरे अमेरिकी पकड़ ले गए थे और शताब्दियों तक गुलाम बनाकर रखा। चंद्रमा भले ही सहोदर भाई रहा हो, पर उसकी असमर्थ और तुच्छ स्थिति ने पृथ्वी का गुलाम बनकर रहने के लिए विवश बना दिया। यह तथ्य न केवल ग्रह उपग्रहों पर वरन मनुष्यों पर भी लागू पूरी तरह होता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 होल 1/2 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। फलस्वरूप उसका एक ही ओर का 59% भाग पृथ्वी पर से दिखाई पड़ता है। समान गति के कारण चंद्रमा का एक ही भाग हम देख पाते हैं। चंद्रमा की परिक्रमा कक्षा अंडाकार है, अतएव उसकी न्यूनतम दूरी 3, 5,
6500 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 406863 किलोमीटर हो जाती है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह या तो सूर्य की रोशनी से चमकता है या फिर पृथ्वी के प्रकाश से प्रकाशवान रहता है। तापमान दिन में 250 डिग्री फ़ारेनहाइट और रात्रि में घटकर -172 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चंद्र विजय क्या वस्तुतः उतनी ही आवश्यक थी जितनी की समझी गई है? इस संबंध में प्रतिपक्ष की अभिव्यक्तियां भी विचारणीय हैं। रूस के एक किसान ने उस देश के प्रमुख अखबार प्रावदा के नाम एक पत्र लिखकर पूछा था, अंतरिक्ष यान भेजने से मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को क्या लाभ? अगर यह स्पुतनिक ना बनते तो सरकार कपड़े के दाम आधे कर सकती थी और इससे मुझे आधे ही मूल्य में एक ओवरकोट मिल सकता था, जिसके बिना मुझे इस कड़ाके की ठंड में दिन काटने पड़ते हैं। अमेरिकी किसान के सामने भले ही ओवरकोट की समस्या ना हो, पर इतना खर्च ना करना पड़ता तो वहाँ का उत्पादन भी सस्ता पड़ सकता था और उससे संसार को सस्ते मूल्य में वस्तुएं मिलती तथा अमेरिका में भी उद्योग धंधे बढ़ने से उस देश को बेकारी का सामना ना करना पड़ता। न्यू साइंटिस्ट के अनुसार अंतरिक्ष में 1 पाउंड वजन फेंकने पर अमेरिकी लागत $50,000 है। रूसी लागत इससे अधिक है। अमेरिका अब तक इस मद में $100 अरब से अधिक खर्च कर चुका है। रूस को उससे भी अधिक करना पड़ा है। परमाणु ऊर्जा समिति के अध्यक्ष शेट हॉलीफील्ड ने चंद्र यात्रा को मून मैडनेस की संज्ञा दी थी और कहा था, जब खाद्यान्न परीक्षण के लिए हमें $6 लाख भारी पड़ रहे हैं तो चंद्र यात्रा पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत पड़ गई? सीनेटर विलियम फुलब्राइट ने कहा था, चंद्र यात्रा उतनी जरूरी नहीं है जितनी गरीबी, बेकारी, बीमारी, अशिक्षा की चुनौती। इसी प्रकार के मत डॉक्टर वॉरेन वीवर, एल्फ्रेड नोबेल आदि मूर्धन्य लोगों ने व्यक्त किए हैं। साइंस पत्रिका ने 2000 विशिष्ट व्यक्तियों के पास एक प्रश्नावली भेजकर चंद्र यात्रा की उपयोगिता के बारे में पूछा तो 3/4 ने यही उत्तर दिया कि यह प्रयास बिल्कुल निरर्थक है। यूं चंद्र विजय का प्रचार विज्ञापन खूब हुआ, पर संसार के प्रमुख बुद्धिजीवियों ने इस पर अपना मौन ही रखा। इतिहास निष्णात अर्नोल्ड टाइनवी ने कहा, अंतरिक्ष खोज की अपेक्षा समुद्र की खोज ज़्यादा आवश्यक थी, जिससे कुछ अधिक उपयोगी हाथ लगता। न्यू साइंटिस्ट पत्रिका ने एक अंक में रॉयल सोसाइटी के अनेक फेलो वैज्ञानिकों के विचार छापते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि चंद्र यात्रा कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं है। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंसेस के अध्यक्ष डैम कैथिमिने लॉन्सडेल ने लिखा है, यह धन संसार से दुख दारिद्र्य को हल्का करने में लगाया गया होता तो उसका प्रतिफल चंद्र विजय की अपेक्षा कहीं बढ़कर होता। चंद्र विजय के उपरांत अन्य लोगों को जीतने के लिए आतुर मनुष्य को ना जाने यह समझ कब आएगी कि वह आत्म विजय एवं धर्म विजय की भी आवश्यकता अनुभव करे और उसके लिए कुछ प्रयत्न करने की दिशा में भी थोड़े से कदम बढ़ाए।